क्या चॉइस आपने कैसे ऑप्ट किया जो आप अभी जॉब कर रहे हो डीएमआरसी के अंदर? मतलब दिल्ली में मैंने कोर्स कर लिया था आईटीआई, एसएससी की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? लेकिन प्रिपरेशन उतनी लेवल तक रही नहीं थी, तो मेंस तक तो पहुंच गया मैं, उसके आगे हो नहीं पाया। एडवांस के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे विद इन द टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी के सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर और साथ साथ हमारे सक्सेस स्टोरी के सेक्शन पर। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व है वो ऑलरेडी पहले ही एक जगह जॉब कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने एसएससी का एग्जाम भी दिया और इस बार उन्होंने डबल की पोस्ट क्या की है, क्रैक की है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी स्टोरीज आप तक पहुंचाएं जिससे कि आप भी इंस्पायर हों और आगे चलकर आप भी हमारे साथ बैठे हों और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो। तो आज की जो हमारे साथ व्यक्तित्व है उनका नाम है आशीष दहेरिया, जिन्होंने डबल पोस्ट को क्रैक किया है सीजीएल 2022 के अंदर। आइए मिलते हैं उनसे। वेलकम आशीष। हेलो सर। हाउ आर यू, कैसे हो आप? सर ग्रेट। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है सर वो थोड़ा सा बताइए हमारे अपने बारे में। फैमिली में सर मेरी फैमिली मतलब आई एम फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश से। ओके। वहाँ पर मेरी बुआ जी हैं, उन्हीं के साथ रहता हूँ मैं। और फिर मैं दिल्ली आ गया हायर स्टडीज़ के लिए। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने मतलब पढ़ाई अपनी आगे की पढ़ाई करी। तो यहाँ पर अपने स्कूलिंग आपकी यहीं पर हुई है? स्कूलिंग यहाँ है, 10th के बाद सारी स्कूलिंग यहाँ पर है। वो एमपी में? एमपी में कहाँ पर है? एमपी में जबलपुर के आगे एक है डिस्ट्रिक्ट मंडला, वहाँ से। मंडला जी। ओके ओके। तो माता पिता वहीं रहते हैं? जी। ओके, चलो ठीक है। और तो आपका जो 10th 12th वो यहीं हुआ? हाँ। उसका ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स से किया था। कॉमर्स से? जी। तो ये ठीक है, कॉमर्स। और फिर आपने कोई मास्टर्स भी करी उसके बाद डिग्री? मास्टर्स नहीं करी। तो जैसे ही बीए हुआ, खत्म हुआ, तो आपने फिर क्या चॉइस, आपने कैसे ऑप्ट किया जो आप अभी जॉब कर रहे हो डीएमआरसी के अंदर? मतलब दिल्ली में मैंने कोर्स कर लिया था आईटीआई। उसके बाद उसके बाद मेरी मतलब दिल्ली मेट्रो में जॉब लगी थी 2017 में। वहाँ काम किया मैंने। उसके बाद साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी मतलब चल रही थी, वो भी हो गई। उसके बाद मैंने सीजीएल का किया 2018 में किया, 19 में किया था और अभी 2022 में किया। ठीक। तो वो डीएमआरसी जो है वो कैसे पता लगा आपको कि डीएमआरसी का एग्जाम होता है? नहीं, मतलब जो मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स होता है आईटीआई का, मैंने वही किया था, इलेक्ट्रिशियन का। उसमें पहले इंटरेस्ट था मुझे ना, तो इसलिए मैंने किया उसको। और फिर पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर भी वैकेंसी निकलती हैं। आसपास से पता लगा कि डीएमआरसी दिल्ली से ही कर रहे हैं तो पता चल जाता है। ओके ओके। तो दिल्ली में आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन, ठीक है। तो बुआ जी लोगों के साथ ही रहते हो अभी वहीं पर ही? जी। चलिए ठीक। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही आपने डीएमआरसी का एग्जाम दिया तो एसएससी की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? एसएससी में एसएससी देखा, वो कैसे पता लगा कि यार एसएससी भी है? तो डीएमआरसी तो ठीक है, आपने आईटीआई किया, आपको वहां से पता लग गया। ये एसएससी कैसे पता लगा कि यार एसएससी भी अच्छी जॉब है, इसको जरा ऑप्ट करता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी तैयारी करता हूँ? कहते थे हाँ अच्छी है, मतलब भाई ने बताया था एसएससी की होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सारी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग इधर से होती है। अच्छी पोस्ट होती है, सरकारी है, सेंट्रल है, अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर आपको सबसे अच्छी पोस्ट क्या लगी? सबसे अलग से, अगर जो आपको डब्ल्यू मिली है उससे अलग आप क्या चाह रहे थे? अगर डब्ल्यू टाइम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, वो भी अच्छी है। किसके अंदर? एएसओ, सीएसएस और केंद्र सचिवालय जो हमारे पास रहता है यहीं पर है दिल्ली में ही, एक मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है। तो अच्छा, वहां पर तो आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपको पहले से कोर्स के बारे में पता था कि इसके अंदर क्या क्या आता है? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और साथ साथ अब तो इस बार पैटर्न चेंज हो गया है तो कंप्यूटर भी आया है। और साथ साथ टाइपिंग भी आपकी करवा ली गई है साथ साथ ही। तो क्या आपको पता था इस बार 2022 में कि यार अचानक से होगा? क्योंकि आप तो पहले से तैयारी करते आ रहे हो। 18 वाला दिया आपने फिर 19 वाला भी दिया है, फिर आपने शायद 20 वाला भी दिया होगा, 21 वाला भी दिया होगा। और ये सारे एग्जाम देने के बाद या फिर इसमें कुछ भी आपने स्किप भी किया है कोई एग्जाम? मैंने स्किप किया था ना। 2018 में पहला अटेम्प्ट था, प्रिपरेशन पूरी नहीं थी। फिर प्रिपरेशन करके 2019 में दिया पूरी, लेकिन प्रिपरेशन उतनी लेवल तक रही नहीं थी, तो मेंस तक तो पहुंच गया मैं, उसके आगे हो नहीं पाया। तो जब आप 18 और 19 में पढ़ाई कर रहे थे, क्या 18 और 19 के अंदर सेल्फ स्टडी चल रही थी पूरी? सेल्फ स्टडी थी, साथ में मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह उनमें से देखा था। कुछ बुक्स रिकमेंडेड थी, वो पढ़ी थी, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही थी। तो आपने ऑप्ट किया 18, 19, 20 में। इस बार कोई आपने कहीं बाहर से या यहाँ से कहीं ना कहीं से आपने कोई कोर्स लिया जो उससे 22 में हुआ, या फिर अभी भी सेल्फ स्टडी थी आपकी? एक तरह से सेल्फ स्टडी थी, लेकिन जहाँ पर कमियां होती थी वहाँ पे यूट्यूब और या फिर कोई दूसरा रेफर किया जाता था। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, जैसे सर ने बोला कि वैसे तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा चैनल भी एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल है हमारे पास, उससे आप वीडियोस देख सकते हो। चाहे आपको मैथ्स की प्रॉब्लम आए, इंग्लिश की प्रॉब्लम आए, रीजनिंग की प्रॉब्लम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप देख सकते हैं। जैसे सर ने भी किया, कहीं प्रॉब्लम आती है जहां उन्हें दिखती है कि कमी है, उस कमी को ठीक करने के लिए उन्हें वीडियोस देख ली। ठीक।
तो सर आपने जब स्टार्ट किया तो आपको ऑलरेडी पता था कि मैथ्स के अंदर या हमारे पास अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता है, तो उसको कैसे टैकल किया मैथ्स के अंदर? अरिथमेटिक में मतलब प्रैक्टिस चाहिए, एडवांस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है। ओके ओके। तो क्या वो पहले से थी या फिर आपने बाद में 18 के बाद जनरेट किया, आपने खुद से सेल्फ स्टडी करी? अर्थमेटिक और एडवांस को आपने अप्रोच कैसे किया? मतलब 10th तक का तो सबको आता है बेसिक, है ना। उसके बाद एसएससी में क्या होता है, आपको क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अगर अगर आंसर नहीं आ रहा तो एटलीस्ट यू शुड हैव द अप्रोच रेडी उसको टैकल करने के लिए। ऐसा मतलब अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करोगे, मतलब इवन मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे विद इन द टाइम लिमिट। ओके। है ना। मतलब अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, वो कोई नॉर्मल पेपर एसएससी का उठा ले और उस मतलब उसे 3 घंटे मिल जाए करने के लिए, वो आराम से कर लेगा। लेकिन उसी चीज़ को 1 घंटे में बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही होती है बहुत ज़्यादा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ओके। तो मॉक टेस्ट ही रहा आपका जरिया या फिर पहले आपने एक एक टॉपिक आराम से पढ़ा अर्थमेटिक का, फिर एक एक टॉपिक आपने जैसे ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, अलजेब्रा पढ़ा होगा आपने? 2018 में मैंने ऐसे ही किया था, मतलब पहले मॉक टेस्ट दिया जी। और फिर उसको एनालाइज करता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गैप्स रह जाते हैं। ओके 2022 के लिए मैंने जब प्रिपेयर किया था, तो पूरा प्रॉपर टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टॉपिक से उनकी बेस्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने के लिए, वो टाइम बचाने के लिए। आपने देखा कि जब वो ऑलरेडी देखो मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आइडिया लग जाता है हम लोगों को कि मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है। फिर जो आइडिया होता है आपको हेल्प जरूर करता है, आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर देता है, बट आपको हर टॉपिक की जो भी आप जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उनका हर टॉपिक की अलग अलग नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने 2022 में अप्लाई की और उन्होंने डब्ल्यू की पोस्ट क्रैक भी की। सर ये तो हो गया मैथ्स के बारे में। मैथ्स में ज्यादा दिक्कत आई मॉक्स देते हुए? कोई ऐसा इशू जो मैथ्स में आपने फेस किया हो कि सर ये इशू में फेस हुआ था, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए, हर बच्चा फेस करता मैथ्स में ऐसा होता है कि आपको कोई मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन मिल गया, है? तो फिर आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हो ना। लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें वो भी देखना है कि जो आसान क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे, ऐसे भी मतलब साथ में तो क्या इसका ओवरऑल मतलब स्कोर इसका होना मतलब चाहिए ये अच्छा। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वाली जो बात कहते हैं सभी के सभी कि जो पहले आता है उसे पहले कर लो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्वेश्चन देखा, आपको आ रहा है, आपके पास एटलीस्ट अप्रोच रेडी है उसको टैकल करने के लिए, आप उसे पहले उसे मतलब अटेम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आता है तो उसे बाद के लिए छोड़ना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इस बार क्या हुआ है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। पहले वाला क्वालिफाइंग हो गया, आपने जब जब आप पहले दे रहे थे तो क्वालिफाइंग नहीं था, प्री उसके नंबर जुड़ते तो बहुत अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट भी रहता था हमारे पास जॉब के ऊपर कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। इस बार क्या हुआ है कि प्री हो गया है क्वालिफाइंग, आपको पता है। हम्म। और इस बार मेंस के अंदर मैथ्स तो है ही 30 क्वेश्चन, साथ साथ 30 क्वेश्चन रीजनिंग भी थे। और जो पहले नहीं हुआ करते थे, बच्चा क्या करता था वो वाइटरी इमेज कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी बहुत पढ़ लेता था, ब्लड रिलेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेता था। बट इस बार स्टेटमेंट एजम्पशंस आए हैं, ये सब वैल्यू जो भी हमारे पास जो टॉपिक्स आए हैं जो इस बार रीजनिंग में आए हैं, तो वो रीजनिंग के लिए आपने अलग से तैयारी की या फिर इसको भी आपने मॉक टेस्ट से आराम से इसको अलग प्रिपेयर से किया? तैयारी करनी पड़ती है, अलग से तैयारी करती, मतलब लेवल प्री और मेंस का डिफरेंट था, बिल्कुल। है ना। मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट ही पेपर आएगा। हाँ और मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग है। अगर आपकी प्रिपरेशन आप स्कोर कर सकते हो, और एट द एंड आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको मार्क्स मैक्सिमम चाहिए, है ना। आपको ऐसी गलती नहीं करनी जिससे आपके मतलब सभी तो सही कर रहे हैं और आपका गलत हो, ऐसा को मतलब ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने एग्जाम में जाके। ओके। इसलिए प्रैक्टिस सभी की चाहिए। तो आपने जो टॉपिक्स थे रीजनिंग के उनको सेक्शन मॉक्स सेक्शन लगाए? वाइज अलग अलग, अलग बिल्कुल अलग सीरीज, सेक्शन? हाँ। जैसे सीरीज का होता है ना, हम्म, सीरीज दी हुई है, उसकी भी अलग अलग टाइप्स की मतलब टाइप्स की सीरीज होती हैं। और बिल्कुल। जंबल वर्ड्स होते हैं, हाँ नॉन वर्बल वाले जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक पजल्स होती हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो भी करनी पड़ेगी अलग तो अलग आपने क्या सबका। सेक्शनल टेस्ट लगाई या फिर इसका पूरा मॉक में लगा? सेक्शनल 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 टेस्ट लगा। सेक्शनल अच्छा इसमें से कोई टॉपिक था रीजनिंग में, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको लगा हो कि यार ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज्यादा वो जमल रहता है, एक बार हो जाते हैं और फिर कभी कभी नहीं होते। तो आपके लिए जैसे मेरे लिए ऐसा था, तो आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक था जो आपको रीजनिंग में बार बार आप क्वेश्चन दिए जा रहे हो पर आपको फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे एक कहीं? होता है नंबर सीरीज का, है ना। नंबर सीरीज, अगर आप नंबर से बहुत ही ज्यादा मतलब वाकिफ हो, आपने सारे स्क्वायर्स देख लिए, सारे क्यूब्स देख लिए, उसके बाद भी आपसे नहीं होते कुछ, है ना, वो उसमें प्रॉब्लम होती है, अभी भी होती है, आज भी होती है। बिल्कुल। वो मतलब थोड़ा टफ रहता है हमेशा। थोड़ा टफ रहता है, ठीक ठीक। तो रीजनिंग में आपके जो अप्रोच थी वो सेक्शन वाइज आपने किया, एक एक को अलग अलग टॉपिक लिया, जी। उसको आराम से किया और फिर हाँ वो उसमें आपके नंबर भी अच्छे आ गए, दैट्स वाई आपको जॉब भी मिली है। ये तो हुआ मैथ्स और रीजनिंग ऐसा जो लॉजिकल होता है थोड़ा पार्ट। अब थोड़ा समझने वाले पार्ट पे आ जाते हैं। समझने वाला पार्ट इन द सेंस जिसके अंदर आपको थोड़ी रीडिंग करनी पड़ती है, था। और रीडिंग आपको जीएस और इंग्लिश में करनी पड़ती है, इंग्लिश में आपको समझना पड़ता है। इंग्लिश की जो थोड़ी सी मेन बात जो मेरे सामने आती है, बच्चे कुछ बच्चे वोकैब पे ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, तो आपकी क्या अप्रोच रही इंग्लिश को टैकल करने के लिए? इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो वो थोड़ा आसान रहेगा। हिंदी मीडियम से पढ़ें तो फिर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम? जी, इंग्लिश मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम से। तो मतलब जब मैं शुरुआत करा था 2017 में ही, है ना? जी। 17 में तैयारी शुरू कर दी थी 18 के लिए। 17 में मैंने मॉक टेस्ट दिया इंग्लिश का। उसमें मैंने देखा कि ग्रामर तो काफ़ी सही हो जाते थे, लेकिन वोकैब में बहुत दिक्कत आती थी। ओके। फिर वोकैब के लिए अलग से किताब आती है एक, है ना? ओके। उसमें मतलब सारे वर्ड्स दिए हैं, उसके रूट्स दिए हैं कि कोई मतलब कौन सा वर्ड कैसे आता है, कैसे मतलब उसका ओरिजिन हुआ, और आप एक तरह से गेस्टिमेट भी कर सकते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि ओके। एग्जाम में आपको बस ऑप्शन ही तो लगाने हैं। अच्छा, रूट वर्ड से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जी। ये इस वर्ड का ये मतलब हो सकता है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद वो सेम लॉजिक आपको अपनी डेली लाइफ में लगानी है। जहाँ भी आपको कोई नया शब्द मिलता है, तो आप उसको वहाँ लगा कर देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो मतलब एक बार आप नेट में देख सकते हैं। ठीक। तो वो क्या होता है, वो सारे वर्ड बिल्डअप होते रहते हैं। तो जैसे रूट वर्ड वाला है, मतलब इतने सारे जो बच्चे हमारे पास ये वोकैब पढ़ते हैं, बहुत सारी वोकैब पढ़ डालते हैं। ठीक है, बच्चे डेली डेली कुछ 6 वर्ड से याद करते हैं, कोई 5 वर्ड याद करता है, कोई 10 वर्ड याद करता है। तो आपने क्या किया, आपने रूट वर्ड्स पकड़ लिए और हाँ। उनके थ्रू आपने अपनी वोकैब को जनरेट किया। रूट वर्ड्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस मॉक वाले। टेस्ट। ठीक। तो रूट वर्ड्स की जैसे वही तो वोकैब की बात होगी। इस पर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, पैराजम्बल्स जो हमारे पास वो आए हैं, पैराजम्बल सेंटेंसेस आए हैं, उनको फिर अरेंज करना था PQRS वाले। तो उसमें इस बार आप उसके लिए आपकी क्या अप्रोच थी? उसके लिए पैराजम्बल, उसमें क्या होता है, आपको पूरे सेंटेंस एक बार सारे देख लो, उसके बाद आप उसे अरेंज करो। अब मतलब कैसा सीक्वेंस हो सकता है, कैसा कैसा सीक्वेंस रहा होगा। उसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, दैट यू शुड बी एबल टू रीड पूरा का पूरा, और आपको पता चल जाए। उसमें मैं क्या देखता था कि या दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो 4 सेंटेंस पूरे जंबल होंगे, या 2 फिक्स और 4 जंबल करके देते हैं, है ना। उसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे, जैसे बी और ए लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, उनके फर्स्ट में क्या लिखा है कि मतलब बी है, पहला ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहा है, दूसरा बी से शुरू हो रहा है, तीसरा बी से शुरू हो रहा है, मतलब आंसर बी से ही हो सकता है, चांसेस है ना। तो बी को पकड़ लो कि हाँ बी फर्स्ट हो सकता है, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करोगे कौन सा नहीं हो सकता। एक तरह से एलिमिनेशन आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप कर तो लोगे लेकिन टाइम बच जाता है आपका इसमें। ठीक ठीक, बिल्कुल। एक ट्वेल्थ तो हो गया आपकी वाली अप्रोच PQRS वाली। इसके अंदर जैसे कि मान लो आपकी वोकैब से आपके सिनोनिम और एंटोनिम वाला पार्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला काफी पार्ट आपका कवर हो जाता है। बट इसके अंदर एक और पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना मतलब अभी पैटर्न चेंज हुआ था, तो मुझे लगता नहीं शायद बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, बट सिंपल आया था। तो उसके लिए आप अलग, क्योंकि एग्जाम देने से पहले तो पता नहीं होता कि किस लेवल का आने वाला है, तो इसके लिए आप अलग से प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर आप क्या करते थे, मॉक में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता था उसको लगाते थे और वहीं से आप एब्स्ट्रैक्ट करते थे चीजें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मतलब ऐसी चीज है जो बच्चा स्कूल से ही देते हुए आता है ना। अनसीन पैसेजेस पहले भी आते थे जी। अभी भी आते हैं, और एग्जाम में थोड़े हाई लेवल के आ जाते हैं ना, वो मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हाँ। तो उसमें दिक्कत होती है, वरना वैसे उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप मॉक टेस्ट लगा लोगे दैट इज सफिशिएंट। मूल मंत्रा सर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप भी देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट हम कहते भी रहते हैं, आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे वो सेक्शनली क्यों ना हो, चाहे वो फुली मॉक क्यों ना हो। मॉक टेस्ट आपको आइडिया देता है, आपकी कमियों के बारे में आपको बताता है, और वो कमी अगर आपको जब तक नहीं पता लगेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कमियों से अगर डरोगे कि यार कमी पता लग जाएगी, मुझे पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मुझे भागना चाहिए इससे दूर, तो भैया फिर तो आप भागते ही रहेंगे। तो प्लीज आप सभी से मॉक दीजिए, आप सर भी बता रहे हैं आपको। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारे पास इंग्लिश की बात। अब आते हैं GS पे। अभी आप पीछे भी हमसे बात भी कर रहे थे GS के बारे में, कैसे GS का क्या। तो GS में आपने जो टॉपिक है, देखो टॉपिक्स बहुत सारे हैं उसके अंदर, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस अलग से है, करंट अफेयर है। तो ये सारा का इतना सारा है, उसको समेटा कैसे एग्जाम से पहले? ये जीएस वही चीज है जो मतलब इट हैज टू बी बिल्ड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। आप मतलब ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम मतलब नेक्स्ट मंथ है और आप इस महीने तैयारी कर रहे हो, ऐसे में तो जीएस नहीं होगी। जीएस का ये देखो, अगर आपने जो स्कूलिंग है ठीक से हुई है तो आपका बेसिक वहाँ पर थोड़ा क्लियर होता है। अगर नहीं होता तो फिर आप उसे थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई एनसीईआरटी आती है, पतली पतली बुक्स होती हैं, आप उनको मतलब एक बार ब्रशअप कर लो, वो होता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ही लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी फाइंड गैप्स इन योर नॉलेज, फिर उसको फिलअप करते रहो, खुद के नोट्स बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि टॉपर्स के नोट्स पढ़ लो। टॉपर्स के नोट्स सिर्फ टॉपर्स के लिए काम आएंगे, आपके लिए उतने काम नहीं आएंगे, बिकॉज उसने अपने जो चीज़ वो भूल जाएगा उसने वो लिख रखी है नोट्स, बिल्कुल है ना। तो अगर आप खुद मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद के नोट्स बनाएंगे तो दैट इज मच बेटर, क्योंकि वो आपको फिर रिवीजन में भी ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने GS के लिए अलग से अपने नोट्स बनाए थे? अलग से नोट्स बनते हैं।
तो जैसे हिस्ट्री के अलग, मॉडर्न हिस्ट्री ये, या फिर से इंपॉर्टेंट चीजें जो भूल गए थे? इंपॉर्टेंट जो मैं भूल जाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो मुझे याद रखनी है, जो मुझे गारंटीड याद रखनी है, जैसे किसी की टाइमलाइन है वो याद रखनी है मुझे, उसके नोट्स बनाए थे मैंने। और Okay. मतलब ऑन पेपर तो नहीं होते थे, वो फोन में होते थे। बिल्कुल। अच्छा, जीएस में रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? रिवीजन इज द की इन जीएस, और कुछ नहीं है जीएस में, यू हैव टू रिवाइज। कितनी बार जीएस मतलब एग्जाम में जाने से पहले कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया होगा? जी देखो अगर आप जीएस पढ़ने बैठोगे है ना, तो आप किताबें लिख दोगे, किताबें जितनी मोटी आपकी नोट्स बन जाएंगे, लेकिन फायदा तभी है जब आप उसको रिवाइज करो, है ना। Okay. तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना मतलब एटलीस्ट 3 बार तो रिवीजन पक्का है, मतलब हाँ जी 3 बार तो एटलीस्ट। तो जीएस में इतना सब कुछ होता है, इंसान को सब कुछ याद नहीं रह पाता है, तो अगर आपको उसकी पकड़ बना के रखनी है उस चैप्टर पे या फिर उस टॉपिक पे, तो आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ जीएस के साथ ही नहीं है, ये आपके मैथ्स के साथ भी है, ये आपके इंग्लिश के साथ भी है। बस ये कि जीएस में चीजें इतनी आप बच्चा नॉर्मली बच्चा का कनेक्शन भी नहीं होता। हाँ, तो उस कनेक्शन को बनाने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक। तो अच्छा, ये एक और चीज है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स तो कुछ लोग कहते हैं कि सर 4 महीने कर लेते हैं, क्या 5 महीने कर लें, क्या 6 महीने कर लें, या 1 साल के कर लें। तो आपने क्या स्ट्रेटजी रखी अपने करंट अफेयर्स को करने के लिए? जीएस में आपकी गारंटी मतलब करंट अफेयर में आपकी गारंटी नहीं है कि आपने 6 महीने का कर लिया तो आप फुल अटेम्प्ट करोगे, ऐसी गारंटी तो होगी नहीं। बिल्कुल, है ना। फिर भी आप मतलब एटलीस्ट 1 ईयर का लेके चलिए, मतलब उससे पहले का पूछा उतना जाता नहीं, लेकिन अगर आपको फुल स्कोर ही करना है ना, कि एटलीस्ट हमें जीएस में करंट में फुल मार्क्स चाहिए, तो एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी सफिशिएंट, गारंटी नहीं है। उसके साथ साथ एसएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं, उनमें देखो आप जो आसपास एग्जाम होते हैं, मान लो आप सीजीएल का दे रहे हो, उसके आसपास जो एग्जाम हो रहे हैं जैसे सीपीओ का होता है, सीएचएसएल का होता है, उनके करंट अफेयर देख लो, उन्होंने कहाँ से टॉपिक उठाए हैं, उस टॉपिक को आप ब्रशअप कर लो। ओके ओके। जैसे हाँ वो तो इसमें बच्चे अपने अलग से बुक्स ले लें या फिर यूट्यूब को प्रेफर करें, एक फैकल्टी को पकड़ लें और फिर उसके थ्रू ही सारे नोट्स बनाते चलें? डिपेंड्स। देखो अगर आप पूरी पढ़ाई ऑफलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन ठीक रहेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन में ही कोई यूट्यूब चैनल देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। Okay. क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके होंगे एक मतलब सिंगल मीडिया इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने पहले देखा हो 18, 19, 20 के अंदर, 21 के अंदर भी, कि जो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था और साथ साथ जो डेस्क टाइपिंग होती थी, वो क्या होता था कि आपका टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया और आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया, बाद में होता था सीपीटी और डेस्ट। ठीक है। इस बार क्या किया है, एग्जाम पहले 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 25 क्वेश्चन इसके जीएस के और 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, एकदम से फिर कंप्यूटर आ गया। और कंप्यूटर के बाद जैसे खत्म हुआ सब कुछ, थोड़ा रेस्ट दिया बच्चों को और फिर टाइपिंग दी, टाइपिंग करवाई उनसे। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक सीपीटी और दूसरी है टाइपिंग। तो पहले सीपीटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसको आपने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि ये पहली बार अलग से आ रहा था, इसका सिलेबस भी अलग से निकला था कि भैया ये आने वाला है, और बच्चे कह भी रहे थे कि यार इसमें, क्योंकि क्वालिफाइंग तो करना ही था, जनरल वालों के लिए 18 नंबर, किन्हीं के लिए जो कम नंबर है, तो वो आपके दिमाग में प्ले कर रहा था? इसमें ना देखो, कंप्यूटर के लिए 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो मतलब जिनके घर में ऑलरेडी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। बाकी जो टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं उनके लिए मुश्किल ही रहेगा, है ना। अगर वो डर के पढ़ेंगे तो मुश्किल रहेगा उनके लिए। तो कंप्यूटर में अलग अलग टॉपिक्स आपने उठाए, या फिर वहां पर जो अप्रोच थी आपकी, वो भी आपकी थोड़ा मॉक वाइज ही चल रहे थे, जिससे कि आपको, क्योंकि आपकी नॉलेज पहले से है, आप ऑलरेडी डीएमआरसी में जॉब भी कर रहे हैं? हाँ, कंप्यूटर का सारा कुछ एक तरह से स्टैटिक ही रहता है ना। ओके। क्योंकि हिस्टोरिकल टाइप की चीजें ही पूछी जाती हैं, और मतलब कुछ लेटेस्ट में चीजें पूछ लेंगी, जैसे इस बार पूछा था मतलब सर्च इंजन्स वगैरह, है ना। हाँ, ये सब तो स्टैटिक का पार्टी है, इसे आप करके जाइए, एटलीस्ट जो स्टैटिक है वो आप करके जाइए, कंप्यूटर उतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ प्लीज, ये वाली चीज मैंने काफी स्टूडेंट से सुनी भी है, और सर भी बोल रहे हैं, आशीष सर भी बोल रहे हैं, आशीष टू आशीष, ठीक है, सर भी बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पार्ट आप करके प्लीज जाइए, जितने भी टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे पास नोटिफिकेशन में आ चुके हैं 2023 के, वो आप आराम से कर लो, एग्जाम में आ भी जाते हैं। इस बार जो नॉर्मलाइज में है वो नंबर बढ़े भी हैं काफी बच्चों के। तो ये कंप्यूटर वाला हो गया। और जब हम मॉक लगाते तो मॉक के अंदर साथ साथ आता भी था, है ना, इसके जब आप मॉक लगाते तो उसमें कंप्यूटर आता भी था, तो वहां पर भी आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाता होगा। हाँ, इसकी जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था ये सेक्शन वाइज लगाया था। अच्छा, इसका सेक्शन वाइज लगाया, कंप्यूटर का अलग से मॉक लगाया था। तो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा था या फिर थोड़ा सा पहले से ही? खुद पे भरोसा हो जाए कि हाँ मैं कर लूंगा, एटलीस्ट इसमें तो फेल नहीं हूँ, इसलिए अलग से मॉक टेस्ट लगाए थे। इसके 10 के अराउंड मॉक टेस्ट लगाए मैंने। क्योंकि इस बार ऐसा बहुत हुआ है कि कुछ बच्चे जिनके नंबर 300 प्लस है, उनके नंबर, वो भी बच्चे कंप्यूटर में रह गए हैं या फिर टाइपिंग में रह गए। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल बातें, पढ़ाई से रिलेटेड बातें। आपकी प्रॉपर हॉबीज क्या है जिसमें आपको मन लगता है?
हॉबीज क्या टाइम मिल जाता है जॉब के बाद? अभी तो मतलब उतना टाइम नहीं मिलता, पहले मिलता था। तो जब जॉब कैसी चल रही जब है? नई नई जॉब लगी थी तब हाँ। तब काफी टाइम था हॉबीज अपनी एक्सप्लोर करने के लिए। ओके ओके तो मेरी हॉबीज टेक्नोलॉजी में ही थी, कंप्यूटर में थी। मतलब ओके। एक तरह से मैंने अपनी पहली सैलरी से मैंने कंप्यूटर असेंबल किया खुद का। अच्छा, असेंबल किया था। हाँ, समझ सकते ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो ये जो हॉबीज हैं ये बंद कैसे हुई जॉब की वजह से? अभी जो जहाँ जॉब कर रहे हो डीएमआरसी में, सर हमारे जॉब, सर आप जॉब कहाँ कर रहे हैं हैं। डीएमआरसी सर में? मैं दिल्ली मेट्रो में काम करता हूँ अभी। हाँ, अभी मेरी ड्यूटी शास्त्री पार्क डिपो में है। शास्त्री पार्क में है आपकी ड्यूटी। तो वहाँ पर आपका क्या पूरा दिन कैसा रहता है? पूरा दिन मतलब अच्छा ही रहता है। मतलब सुबह किस टाइम जाते निकलते हो ऑफिस? सुबह मेरी इसमें जनरल ड्यूटी है, सो सभी की नहीं होती। ओके। शिफ्ट में लगती है ड्यूटीज। अच्छा, शिफ्ट मॉर्निंग, में है वहाँ पर? हाँ जी, ओके शिफ्ट भी है वहाँ पे, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ओके वहाँ पर मतलब जो जो भी मतलब बेसिक लेवल का काम होता है ना, ऑन द ग्राउंड लेवल, वो सारा काम करना होता है। ओके ओके। लाइक फ्रॉम ट्रेन की मेंटेनेंस से लेके ओवरहेड इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस तक। तो मजा आता है काम में? मजा आता है। टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब वो शौक था। इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करी थी। काम में बहुत मन लगता था, अच्छा लगता था। तो अभी जो ये अच्छा लगना है, ये आपको और अच्छा लगेगा अच्छा डब्ल्यू अभी के भी, अंदर? हाँ। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिकल तो क्या है, मेरे फादर भी इलेक्ट्रिशियन थे, ओके। है ना, तो मुझे भी मतलब शौक रहा शुरू से। तो बिल्कुल। टेक्निकल फील्ड में था पहले जाने का, चले गए। वहाँ पे भी काम लगा, सीखा, बहुत सारी नई नई नॉलेज सीखी, नया इन्फॉर्मेशन लिया, नया सिस्टम, सब कुछ नया नया, ओके ओके। है ना। फिर काम करके देखा, अच्छा भी लगा। आपने तो खुद ही बता दिया कि मैंने फर्स्ट सैलरी से जी, कंप्यूटर लिया था। कंप्यूटर असेंबल हाँ, कर डाला। और मतलब काफी साल तक काम किया वहाँ पे, अच्छा, सारा काम बढ़िया था। जी, हो चलो गया। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है आपका क्या मन कर रहा है, या वहीं पर अभी कैरी करना चाहते हो या फिर अभी इसमें आ जाएंगे आप? अभी उसके लिए मैंने मतलब साथ साथ प्रमोशंस के लिए प्रमोशन हो जाते हैं। एक मेरा प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका है, सीनियर मेंटेनर का, ओके है ना। उसके बाद डिप्लोमा चाहिए होता है, उसके बाद आप जेई बन जाते हो। तो वहाँ पर स्कोप भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे प्रमोशन भी अच्छे हैं, और फिर जॉब प्रोफाइल भी इम्प्रूव हो जाती है। ओके। लेकिन अब ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रखी थी, हाँ। कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है मेरा, ओके, तो डब्ल्यू इज आई थिंक मच बेटर। मच बेटर। तो अभी जो डीएमआरस में आप जॉब करो, ये कब से कर रहे हो आप? 2017 17 से। सितंबर। ओके ओके, बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हैं कितने टाइम से पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, बट फिर भी वही एक नेचर होता है ना कि इंसान को और बेटर करना है और कुछ एक्स्ट्रा पाना है। अब यहाँ तो हो ही रहा है, और मेन द पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट इसको और कहीं पुट करना है, कहीं एफर्ट लगाना है, वो आपने किए इसके अंदर। वापस आता है, आपने कई बार पूरे पूरे इंटरव्यू में हमारे एक चीज़ नोटिस की है, हमने सबने नोटिस की होगी, आप लोगों ने भी, कि आपने मॉक का जिक्र बहुत बार किया है। तो जब आप मॉक दे रहे थे, तो एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से मॉक्स नहीं देते, वो सोचते हैं कि पहले मैं चैप्टर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मॉक्स दूंगा। तो आपका क्या था, स्टार्टिंग से आप मॉक्स दे रहे थे? क्योंकि आपकी आपकी बातों से लग रहा है कि आप स्टार्टिंग से ही मॉक्स दे रहे थे। उस मॉक्स में आप जो मॉक्स दे रहे थे, वो फुल मॉक्स दे रहे थे या फिर सेक्शनल मॉक्स दे रहे थे? सेक्शन वाइज उतना मतलब फुल मार्क्स दोगे, एक तो मॉक टेस्ट की लेंथ ज्यादा होगी, ओके एनालिसिस का टाइम ज्यादा होगा। ओके सेक्शनल टेस्ट देता था जो मतलब जहाँ पर एक्चुअल में कमियां हैं, ओके वहीं पर फिर वहां से देन इम्प्रूव होता रहा। ओके ओके। चलो, तो आपने, अच्छा, मॉक्स का जो से एक चीज है, जैसे मेंस का जब मॉक देते थे, 2 घंटे का मॉक होता है मेंस का, और मेंस के मॉक के बाद आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट भी होता है। कुछ बच्चे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जिनको आता है उनको लगता है कि हाँ ठीक है, रहने देते हैं, बस 2 घंटे का टेस्ट देते हैं। उस 2 घंटे के टेस्ट के बाद एनालिसिस पार्ट जो होता है, वो एनालिसिस पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, आप शुरू में मॉक टेस्ट दोगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसका एनालिसिस में। एक्चुअल मॉक से भी ज्यादा टाइम उसका एनालिसिस में लगेगा। लेकिन आप Okay. जैसे जैसे इंप्रूव करते जाओगे, आपका एनालिसिस का टाइम कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं हुआ तो मतलब आपने मॉक एनालाइज अच्छे से नहीं किया है, या फिर आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कमी रही है। ओके, तो एनालाइज आप कैसे करते थे? कुछ बच्चे क्या होते हैं, एनालिसिस ऐसे करते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, क्या मुझे अभी भी कम टाइम लग रहा है, उनको मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको कम टाइम लग रहा है, आता है ना उसके अंदर। एवरेज से कम। हाँ, कि टॉपर्स का ये एवरेज टाइम है, नॉर्मल एवरेज टाइम ये है, और मेरा एवरेज टाइम ये है। ज्यादा मैटर करता है मैथ्स और रीजनिंग के मॉक्स में। ओके उसमें आप बिल्कुल ध्यान दो, जो वो क्वेश्चन जो आप मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है एवरेज से, है ना, Okay. मतलब देयर एग्जिस्ट अ बेटर वे उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो Okay. उसका सॉल्यूशन देखिए, उसको बुकमार्क कीजिए, उसको फिर दोबारा सॉल्व कीजिए। बिल्कुल। मतलब एक रिवीजन का डे बना लीजिए कि इस दिन मुझे वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जो जिनमें या तो मेरे गलत हुए हैं या फिर जिनमें ज्यादा टाइम लगा है। मतलब आपने क्या किया, आप भी ऐसे फॉलो कर रहे थे कि हफ्ते में आपके पास एक दिन ऐसा या 2 दिन ऐसे थे जब आप क्या करते थे, उन चीज़ों को रिवाइज करते थे, जिससे कि बेटर आपको याद भी रह जाए। तो जब एनालिसिस पार्ट होता था इसके अंदर, आपके कोई टॉपिक, मान लो आपने कोई क्वेश्चन ठीक किया, लेट्स सपोज ठीक किया, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं गलत किया, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं गलत ठीक किया। तो जो गलत किया क्वेश्चन,
उसमें आप क्या अप्रोच आना था कि इससे बेटर क्या एग्जिस्ट करती है? अभी आपने बताया कि यार मैं देखता हूँ और क्या तरीका हो सकता है, ये गलत क्यों हुआ? हाँ, जो सही हुआ उसमें क्या करते थे? क्योंकि पता है कि सही अगर तो हुआ है सही पर हुआ टाइम है, लगा के हुआ है। हाँ, उसका बेटर सॉल्यूशन होगा, बेटर Right. मेथड होगी। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आपके पास कोई पुराना मतलब ओल्ड स्कूल मेथड है सॉल्व करने का, हाँ हाँ अगर आप उसी मेथड से सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें भी आपकी स्पीड बन जाती है। ऐसा बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पुरानी मेथड ही चेंज कर दें। अगर आप बिल्कुल। उसमें कंफर्टेबल है, उसमें आप टाइम इंप्रूव कर सकते हो, मतलब 2-3 स्टेप छोड़कर आप उसको और छोटा कर सकते हैं। अपनी मेथड को ही इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो भी कीजिए। देखो ये तो सिंपल सी बात होती है कि आप किसी रास्ते पे चलते हो डेली डेली, हाँ, उस रास्ते के गड्ढे स्पीड ब्रेकर सब आपको पता लग जाते हैं, चाहे वो लंबा रास्ता हो चाहे छोटा रास्ता हो। अगर उसी रास्ते आप डेली जाते हो तो आपको रास्ता अच्छा भी लगने लगता है और साथ साथ सिंपल आंख बंद करके भी उस रास्ते से जा सकते हो। तो चाहे वो थोड़ा लंबा तरीका हो या फिर शॉर्ट तरीका हो, वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी जो बच्चों को बताना चाहोगे जो अभी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे सर आप? कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एक सीरियस वे में कैसे अपने एफर्ट्स पुट करने चाहिए, एक स्ट्रीमलाइन एफर्ट कैसे होने चाहिए जिससे की वजह से उनका जो ये वाला 2023 वाला एग्जाम है वो क्रैक हो जाए? अ, वही करना है कि मतलब जो गलती जो क्वेश्चंस बाकी सारे स्टूडेंट सही करेंगे, वो आपको गलत नहीं करना है। बिल्कुल। पहला तो ये है। ठीक है। और आपकी जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो उन क्वेश्चन पे डिपेंड होगी जो एक्चुअल में मुश्किल है ना? तो ओके पहले अपना सारा बेसिक्स क्लियर करो, मॉक टेस्ट दो एंड देन फाइंड आउट कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, उसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ओके। और टाइपिंग और कंप्यूटर पहले इनको निपटाओ सबसे पहले। सबसे हाँ, पहले। एटलीस्ट जो इसमें मतलब कट ऑफ ही तो क्लियर करनी है। हाँ हाँ, तो मेक श्योर दैट यू आर अबव द कट ऑफ, कि आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा सिनेरियो ना हो कि आपने मतलब मेंस तो निकाल लिया, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर 1 पेपर 2 निकाल लिया, लेकिन कंप्यूटर में अटक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। तो जो टाइपिंग थी वो टाइपिंग बहुत पहले से कर रहे थे या फिर अभी? टाइपिंग का मतलब मैं हॉलीवुड मूवीज देखता था, उसमें सीन आते थे थोड़े, है ना? उसमें मतलब बंदा टाइप कर रहा है बिना देखे कीबोर्ड में, मैं सोचता था यार ऐसा करना है मुझे। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही मेरे पास फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में हम कंप्यूटर था हमारे पास, तो मेरा सबसे पहले ये था कि मैं ऐसी टाइप सीखनी है, ऐसी टाइपिंग सीखने, भले कितना टाइम लग जाए। अच्छा अच्छा। तो मतलब इवन बिफोर गेटिंग एडमिशन 11th में मैंने टाइपिंग कर ली थी। टाइपिंग सीख ली थी? हाँ, ऐसे करना सीख लिया बिल्कुल। था। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए बिल्कुल। वो सर ने इंटरेस्ट दिखाया आपने कंप्यूटर में तो काम भी आता है, हाँ, नंबर भी बिल्कुल। अच्छा है आपके कंप्यूटर में। साथ साथ टाइपिंग में इंटरेस्ट है, टाइपिंग का इंटरेस्ट है, और साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो क्वेश्चन दूसरे कर ले रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, वो तो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बट वो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वही मेरिट बनाते हैं। हाँ, ठीक है, वही मेरिट बनाते हैं। जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, माता पिता को पता लगा, माता पिता तो आपके एमपी में हैं, जी, तो उनका क्या रिएक्शन था? सभी खुश हुए थे सभी खुश हुए? फाइनली। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑब्वियसली खुश तो होना है, बट क्या उनकी ड्रीम थी या फिर आप बस अपनी तरफ से लगे हुए थे? उनका ड्रीम था कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। गुड, ऐसे। बहुत अच्छे। तो अभी वो अभी भी वहीं पर है, उनके बाद उसके बाद मिले आप उनसे? अभी मैं जाऊंगा मिलने। अभी जाओगे जी। आप मिलने के लिए? चलिए ठीक है। तो आपकी लाइफ भी अभी चेंज होने वाली है। जी, जी। और आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे अच्छी बात तो मेरे को अभी लास्ट में लगी कि जो क्वेश्चंस करने हैं वो तो सभी सभी कर रहे हैं, हमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मारने हैं, एफर्ट्स मारने हैं, जी। उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मारने हैं। Exactly. थैंक यू वेरी मच आशीष। ओके सर। आपको पाकर हम भी खुश हुए और शायद बच्चे जो मेरे थ्रू क्वेश्चंस पूछना चाह रहे होंगे, जो उनके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। जी, जी। तो ऐसी अगर आपको और सक्सेस स्टोरीज चाहिए और ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, ऑलरेडी हमारे पास जॉब में थे डीएमआरसी में, उसके बाद भी उन्होंने एफर्ट्स किए और सीजीएल 2022 का एग्जाम क्लियर किया, जॉब करेंगे, इनको वहां पर भी अच्छा लगेगा और आई होप ये लाइफ में और आगे बढ़कर अच्छा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। ऐसी हमारे सक्सेस स्टोरी सेक्शन को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।